मंच पर उपस्थित साथियों नमस्कार और श्रोता के रूप में आप सभी अनुभवी जनों को भी मेरा प्रणाम। जैसा कि संजय जी ने अपनी बातचीत में कहा परिचय में कि मैं एक अध्यापक हूं और हिंदी विभाग प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, तो मैं जो कुछ भी यहाँ कहने जा रहा हूँ एक अध्यापक के नाते ही कह रहा हूँ, कहने वाला, क्योंकि मैं आलोचक नहीं हूं और ना ही रचनाकार। कोलेरी डायरी जिसका जिक्र संजय जी ने किया वो मेरे बचपन से लेकर के अब तक का नहीं, कोलेरी में कोलफील्ड एरिया में मैं 20 वर्षों तक लगभग रहा हूं और कोलेरी मजदूरों का जीवन कैसा होता है। खुद मेरे पिता एक मजदूर रहे हैं और एक मैं मजदूर का ही बेटा हूं, तो कोलेरी जीवन को किस तरह से याद करता हूं, प्रेसिडेंसी की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, प्रेसिडेंसी की कक्षाओं में अध्यापन करते हुए। कोरोना के समय में ही जब घर में बंदी का वातावरण था तो मन में ख्याल आया कि जिस तरह का संकट, जिस तरह का भय दिन रात मन में समाया रहता है, पता नहीं कल हो न हो, तो कम से कम मैं अपनी कोलेरी वाली बातें ही लिख दूं जो चीजें मुझे याद आ रही। तो कोलेरी डायरी के तौर पर वो लिख दिया और नॉटनल से प्रकाशित है। और एक दूसरी रचना की उन्होंने चर्चा की, स्त्री नहीं स्त्री, वो बस कुछ आलेखों का संग्रह है। प्रेसिडेंसी में एक कोर्स चलता था, जेनेट प्रोग्राम उसको कहते थे, जनरल एजुकेशन का, बीए के साथ साथ, और उसमें दूसरे विभागों के विद्यार्थी हमारे विभाग में आते थे उस कोर्स को पढ़ने के लिए। तो वो संयोग से वो कोर्स प्रवासी साहित्य ही था और मैं ही कोऑर्डिनेटर था। तो प्रवासी साहित्य से संबंधित कुछ कहानियां, कुछ कविताओं को मुझे पढ़ने का मौका आज से 6 साल पहले मिला। 6 साल जी। तो उस समय मैं देखा कि विद्यार्थियों में जो वो प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय नहीं था। हिंदी विभाग में दूसरे विभाग के विद्यार्थी आए और कोई कोर्स करे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं देखा कि उस कोर्स को, प्रवासी साहित्य चूंकि वो लिखा होता था, तो कई विद्यार्थियों ने ऑप्ट किया। 3 वर्ष तक लगभग वो कोर्स चला और 10-12 की संख्या रहती थी विद्यार्थियों की। और जब मैं कक्षा में विदेशी भूमि पर लिखी हुई कहानियों, कविताओं का जब मैं जिक्र करता था तो उनकी आंखें देख करके लगता था कि उनको रुचि आ रही है, क्योंकि वो भी तो विदेश में बसना चाहते हैं। हम सब जो नई पीढ़ी है जो बक्सर और मुजफ्फरपुर और बलिया में है, वो दिल्ली और बॉम्बे में रहना चाहती है, और जो दिल्ली और बॉम्बे में है वो लंदन और न्यूयॉर्क और कोलंबिया में रहने का सपना देखती है। तो उन विद्यार्थियों में सहज ही वहां की कहानियों, वहां की कविताओं को लेकर के आकर्षण मुझे दिखाई दिया। मॉरिशस की रचनाओं को देखकर, सुन करके, समझ करके उनमें पीड़ा का भी बोध हुआ, क्योंकि वो मजदूर, जैसा संजय जायसवाल जी कह रहे थे हमारे मित्र की, वो जो लेखन हुआ है, जो मॉरिशस के लेखकों ने लिखा, फिजी के लेखकों ने लिखा है, वो एक अलग तरह का संवेदन से प्रभावित है, उसके केंद्र में है। लेकिन ये देखा कि जो प्रवासी साहित्य है उसका जो कंटेंट है वो हमारे विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है, नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। हालांकि लगभग सभी प्रवासी साहित्यकार कहते हैं कि उन्हें पढ़ा नहीं जाता है और उनकी चीजों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। हिंदी आलोचना गंभीरता से नहीं लेती है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई जिक्र नहीं है, आलोचना में कोई जिक्र नहीं। तो ये बात सच भी है, बड़ा मुश्किल सा होता है। ये सच भी है कि हम सब चर्चित होना चाहते हैं। अर्चना पेन्यूली मैडम है, उनका भी वक्तव्य मैं पढ़ रहा था, और भी जो प्रवासी साहित्यकार हैं, एक अंक का कुछ अंश मुझे मिला जो उसी कोर्स को पढ़ाते समय मैंने प्राप्त किया था। वर्तमान साहित्य का प्रवासी अंक है और उसमें लगभग सभी बड़े चर्चित प्रवासी साहित्यकारों ने अपने अनुभव दर्ज किए हैं कि उन्हें क्या अपेक्षाएं हैं भारत के हिंदी समाज से, और वो भी क्या देना चाहते हैं भारतीय समाज को।
तो एक अच्छा वो अंक है। अगर वो मुझे अंक पूरा मिल गया होता तो मैं थोड़ी और तैयारी कर पाता, लेकिन जितना अंश था उसको पढ़ा और मुझे फिर से एक आनंद आया उस साहित्य से पढ़ते हुए। अब मैं अपनी बात आगे कहने से पहले एक युवा कवि हैं अविनाश मिश्र, इनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूं और इस कविता के माध्यम से अपनी मैं कुछ और बात आपसे कहूंगा। बहुत बेगैरत होता जा रहा हूं, बहुत बेगैरत होता जा रहा हूं, खुलकर रोना चाहता हूं, लेकिन वे जगहें नहीं हैं जहां खुलकर रो सकूं। अंधेरे खत्म हो रहे हैं, नई नई रोशनियां आ रही हैं, रोने की जगहों को अतिक्रमित करती हुई, जबकि नगर बहुत दूर तक फैलता जा रहा है। कोई भी उसे पूरी तरह जानने के दावे नहीं कर सकता। वह बहुत संकरी गलियों से अचानक बहुत विराट बाजारों की तरफ खुल जाता है। काले चश्मों के पीछे आंखें नजर बचाकर रोती हैं, लेकिन ये कोशिशें भी दूर तक कामयाब नहीं। अब आखिर की जो 4 पंक्तियां हैं उस पर गौर कीजिएगा। रोज शाम मेरे भीतर से एक रुलाई बाहर आना चाहती है। रोज शाम मेरे भीतर से एक रुलाई बाहर आना चाहती है। रोज शाम मैं बहुत लोगों के बीच होता हूं, मैं रो नहीं पा रहा हूं। मेरे अदृश्य आंसू मेरे स्वर को बहुत मध्यम और आंखों को बहुत सजल करते हैं। मैं खुलकर रोना चाहता हूं, बाहर बारिश हो रही है। मैं खुलकर रोना चाहता हूं, बाहर बारिश हो रही है। कविता का शीर्षक है बाहर बारिश। अब देखिए, ये कविता तो बहुत संभव है, अविनाश दिल्ली में रहते हैं तो वो भी प्रवासी हैं, जैसे मैं कलकत्ता में रहता हूं तो प्रवासी हूं। हम सब कलकत्ते में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो प्रवासी के तौर पे ही रहता है। तो यह कलकत्ते की जमीन पर, दिल्ली की जमीन पर, इसका लोकेशन इस कविता का कलकत्ता दिल्ली है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब मेरे मन में सवाल उठता है कि प्रवासी साहित्य की जो केंद्रीय विशेषता है वो संवेदना है, अनुभूति है या लोकेशन है। यह जो अनुभूति है, मैं मानता हूं कि यह अनुभूति एक लंदन में बैठे हुए भारतीय वंशी की भी अनुभूति हो सकती है, न्यूयॉर्क में बैठे हुए भारतीय वंशी की भी अनुभूति हो सकती है, और रिसड़ा में, श्रीरामपुर में, बजबज में, कांकीनाड़ा में, वो जो क्षेत्र है हमारा कलकत्ता का जो क्षेत्र है, हावड़ा हुगली में बैठे हुए एक प्रवासी की भी अनुभूति हो सकती है। स्थान कितना महत्व है, स्थान का महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक मुझे लगता है कि उस अनुभूति का महत्व है जहां आदमी पराया महसूस करता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि चलो प्रवासी भी हुआ तो कलकत्ता में हुआ, क्योंकि यहाँ पर वो परायापन नहीं है जैसा कि दिल्ली के मित्र और मुंबई के मित्र बताते हैं। तो ये शहर अपने कई खूबियों में इसकी एक खूबी ये भी है कि आपको उतना परायापन यहाँ नहीं महसूस होता जितना कि दूसरे शहरों में होता है। लेकिन बाहरी और भीतरी वाला जो बोध है वो तो हमें बीच बीच में एहसास होता है। अब चूंकि मैं 10 मिनट ही कहा हूं, बातचीत करूंगा। हमारे बंगाल, भारत, एशिया के महत्वपूर्ण कवि टैगोर अपनी हर लेखन में, लगभग हर लेखन में अंतर्राष्ट्रीयता की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं। राष्ट्रवाद को एक तरह से वो संकीर्ण विचारधारा के तौर पर देखते हैं। और प्रवासी साहित्य को पढ़ते पढ़ाते समय भी मुझे ऐसा लगता रहा, और अभी जब मैं गुजर रहा था कुछ पाठों से तो ऐसा लगा कि ये जो साहित्य, ये जो पाठ है, प्रवासी साहित्य का जो पाठ है, वो सहज ही हमें एक अंतर्राष्ट्रीय जमीन देता है। हम अपना दुख, अपना सुख हम सहज ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस कर सकते हैं।
दूसरे का दुख, जो दूर सुदूर क्षेत्रों में बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी हमारी ही तरह का व्यक्ति है, यह बोध, और हमारी ही जैसी समस्याएं उसे भी घेर रही हैं, वो हमारी ही तरह की चिंताओं से वो भी घिरा हुआ है, यह बोध हमें प्रवासी साहित्य में विशेष तौर पर दिखाई देता है। तो इस लिहाज से प्रवासी साहित्य को हमें, जैसा कि मैं शुरू में कहा कि कई आलोचक रचनाकार कहते हैं कि उनके लेखन को गंभीरता से नहीं देखा जाता, हमें देखना चाहिए, गंभीरता से हमें देखना चाहिए, क्योंकि प्रवासी जो है साहित्य जो है हमें एक वैश्विक दृष्टिकोण देता है और हमारे कई भ्रमों को दूर करता है। जैसे जो लंदन में 2 पीढ़ियों से जो रह चुके हैं और उसके बाद भी वो वहां बाहरी हैं। मैं अपने विद्यार्थियों को बताता था कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में अमरीश पुरी, शायद शुरुआती ही दृश्य है क्योंकि फिल्म बहुत पहले देखी गई, शुरुआती ही दृश्य है कि अमरीश पुरी एक चौक के पास से उनकी गाड़ी गुजरती है और वो वहां पर एक संवाद उनका है, कथन है कि पिछले 30 वर्षों से मैं इसी सड़क से, इसी गोल चक्कर से मैं रोज आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन ये कभी मुझे अपना नहीं लगा, ये हमेशा मुझे बाहरी ही लगा। मैं यहाँ का नहीं हूँ, यह बोध ही हमेशा हुआ, कभी ऐसा बोध नहीं हुआ कि अब मैं यहाँ का हो गया। कई कहानियों में ऐसा है कि तीसरी पीढ़ी है, बल्कि चौथी पीढ़ी है ब्रिटेन की, फ्रांस की, लेकिन पार्टियों में, क्लबों में उनको कह ही दिया जाता है कि तुम इंडियन हो, तुम ब्लैक हो। आपका रंग चाहे उनके ही रंग जैसा क्यों ना हो, लेकिन आपका रंग तो उनके रंग से मैच नहीं ही करता, तो आपको टिप्पणी सुनने को मिल ही जाती है कि तुम भारतीय हो, तुम काले हो। तो ये जो दंश है, जो पीड़ा है, जो इतना सफल होने के बाद भी वो बाहरी होने का और वो अपनी जड़ों से कटने वाली जो बात है वो तो है ही है, लेकिन वहां भी रह करके सुकून नहीं है इस जगह पे पहुंचने के बाद। अब कुछ टिप्पणियां मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे उसी अंक में असगर वजाहत साहब लिखते हैं, इस साहित्य के प्रति गंभीर रवैया स्थापित किया जाना चाहिए और इसे केवल देश के प्रति लगाव, प्रेम या नॉस्टैल्जिया कहकर सीमित नहीं करना चाहिए। मुझे भी लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि प्रवासी साहित्य को गंभीरता के साथ देखना चाहिए। एक और बात इन्होंने कही है असगर वजाहत साहब ने, भारतीय अस्मिता यूरोपीय व्यवस्था में अपने श्रेष्ठतम रूप में सामने आती है। भारतीय अस्मिता यूरोपीय व्यवस्था में अपने श्रेष्ठतम रूप में सामने आती है, और वो एक तरह से टोन में, व्यंग में ही कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि यहां से गए हुए लोग यूरोप में रह करके अच्छा काम करते हैं, सफलता उनको जल्दी मिलती है, और वही लोग जब भारत आते हैं सोचते हैं कि चलो अपने देश में जाकर के हम कुछ करें, तो यहाँ टिक भी नहीं पाते, या तो बाध्य होकर के वो यहाँ जैसा बन जाते हैं, या नहीं तो वापस लौट के चले जाते हैं। बातें और भी हैं। अब मैं जरा इस बात को, जो अभी लॉकडाउन के दौरान जो परिस्थितियां हुई, बहुत सारे मजदूर, मध्यवर्गीय परिवार के लोग भी और मजदूर तो खास करके बड़े बड़े शहरों से लौट करके गांव की तरफ आए, और तब हम सब सोच रहे थे कि अब नई किस्म की दुनिया होगी, ये शहर अच्छे से ट्रीट नहीं करता है लोगों को, तो ये गांव के लोग जो गए हैं, किसी मजबूरी में गए थे, उन्होंने शहर की सच्चाई देख ली, अब वो वापस नहीं जाएंगे, कम से कम इस हालात में रहने के लिए, ऐसे रहने के लिए। लेकिन वो जब अपने गांव में पहुंचे, कुछ ही दिनों के बाद उनको लगा कि जिस गांव के लिए वो तड़प रहे थे, या जिसको लेकर के बहुत मन में उनको वो भाव था कि गांव उनको स्वीकारेगा, घर उनको स्वीकारेगा, वो एक भ्रम साबित हुआ। और धीरे धीरे फिर वे सारे लोग वापस उन्हीं शहरों में आ गए, उन्हीं स्थितियों में आ गए। अक्सर मन में आता है सवाल कि 1 कमरे, 1.5 कमरे, 2 कमरे में लोग यहाँ रह रहे हैं, कलकत्ते में भी रह रहे हैं, अपना इलाका छोड़ करके रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्यों नहीं ये चले जाते अपने क्षेत्र में? अब तो शिक्षा की उतनी भी खराब स्थिति नहीं है, चिकित्सा भी वैसी स्थिति में नहीं है, कुछ बेहतर ही हुई है, और संचार क्रांति तो हो ही चुकी है। और अक्सर ये सवाल आता,
लेकिन जवाब भी उसके साथ साथ आ जाता है कि अब आपको कोई स्वीकारने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं अब बोध मन में गहरा गया है, बैठ गया है कि गांव के लोग, घर के लोग भी आपको अब नहीं चाहते कि आप वहां जाइए। यही स्थिति प्रवासी भारतीयों के साथ भी कई कहानियों को, कविताओं को देखकर कैसा लगता है कि वो भी चाहते हैं कि अब अपने वतन लौटा जाए और कुछ बेहतर किया जाए, सार्थक किया जाए। लेकिन वो भी जब यहां आते हैं तो उनको एक मोटा व्यक्ति, पैसा वाला व्यक्ति, धनी व्यक्ति के तौर पर ही देखा जाता है और उनके साथ कोई वैसा व्यवहार नहीं होता जैसा वो सोच के आते हैं। आप कह सकते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है। हम भी कई बार अपनी अच्छी स्थिति में जब हो जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। कभी एक कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने इसमें एक कवि ने बड़ी अच्छी कविता कही थी, हमारे अमीर लोगों के गरीब रिश्तेदार। तो हम जब अमीर हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो हम भी अपने परिवार वालों, दूर के रिश्तेदारों से कटने लगते हैं कि कहीं हमसे सहयोग ना मांग ले, कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। और एक समय के बाद जब उनसे हमें रिटर्न में प्रेम नहीं मिलता या सहयोग नहीं मिलता तो हम ये भी कहते हैं कि देखो हमें महत्व नहीं दे रहा है, हमें प्रेम नहीं दे रहा। तो ये बात भी है, ताली दोनों हाथ से बजती है। भारत से बाहर रहने वाले जो हमारे साथी हैं उनको भी अपने वतन को सिर्फ रिसोर्स के तौर पे नहीं देखना चाहिए और हमें भी बाहर से, हमारे यहाँ से निकल के गए एक सफल साथी को हमेशा ईर्ष्या के भाव से नहीं देखना चाहिए। समाज में हम दोनों की जरूरत है, दोनों भावों की जरूरत है। चूंकि ये कार्यक्रम मुझे बताया गया था कि तेजिंदर शर्मा जी की कहानियों पे कुछ बोलना होगा, तो बोलना है, तो मैंने उनकी कुछ कहानियां पढ़ ली, सुन ली। बल्कि उन्होंने अच्छा किया। ये इस तरह का प्रयास होना चाहिए। बल्कि जब हम कहते हैं कि हमें कोई सुन नहीं रहा है, हमारा पाठक वर्ग नहीं है और हम यही मतलब दुख और चिंता जाहिर करके रह जाते, इसके बजाय हमें कुछ और करना चाहिए जिससे कि पाठक तक आपकी बात पहुंचे। इन्होंने अपनी कहानियों को ऑडियो रूप में कन्वर्ट करा करके गूगल पे डाल दिया है, नेट पे डाल दिया है। तो 19 कहानियों में से मैं तो 8-10 कहानियां घर के छोटे मोटे काम करते हुए ही सुन ले। और अब चूंकि समय हो चुका है, फिर भी मैं उन कहानियों का जिक्र कर दूं। देह की कीमत, पासपोर्ट का रंग, ढिबरी टाइट, अपराध बोध का प्रेत, काला सागर, सिलवटे, एक ही रंग। शर्मा जी यहाँ है या नहीं मुझे नहीं मालूम। ऑनलाइन, अच्छा। तो उनकी कहानियां मुझे पसंद आई और सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, या जिस वेबसाइट पर है उस वेबसाइट के लोगों ने ऐसा काम किया, तो उनको साधुवाद की कहानियां हम जैसे लोग आसानी से अब सुन सकते हैं। पढ़ने का जिनके पास समय नहीं है या रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। और इन कहानियों को सुनते हुए ही मेरे मन में जगा कि स्थान महत्वपूर्ण है या अनुभूति, जो कि मैं शुरू में अपनी बात कह रहा था कि इनकी कहानियों में भी कई जगह ऐसा लगता है कि प्रवासी कहानी तो नहीं कही जा सकती, प्रवासी जीवन बोध की कहानी नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसमें उनका अपना निजी जीवन ही है जिसमें लोकेशन कहीं नहीं, या लोकेशन की वजह से वो घटनाएं नहीं घटी हैं या उसका कोई प्रभाव पड़ा है। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रवासी कहानी हमें उसे ही कहना चाहिए जिसमें प्रवास जीवन से जुड़ी हुई, प्रवासी होने की वजह से मिली हुई चिंताएं हो, दर्द हो, जिनका जिक्र किया गया। सिर्फ अगर मैं लंदन में रहूं और लंदन में रह करके कि मैं अपने जीवन के दूसरे पक्षों पे कहानियां लिखूं जहां लंदन के जीवन की चुनौतियां न हो, तो सिर्फ लोकेशन की वजह से हम उसको प्रवासी साहित्य नहीं कह सकते, ऐसा मुझे लगा। तो जैसे सिलवटे इनकी कहानी जो लगी, उसमें वो लोकेशन कोई भी हो सकता है, उसको प्रवासी के अंतर्गत रखने का मुझे तर्क समझ में नहीं आया। काला सागर है, अपराध बोध का प्रेत, यह भी निजी भावबोध से जुड़ी हुई कहानी है जिसमें लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ढिबरी टाइट एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति शायद सऊदी अरब दुबई में है और वो एक सिग्नल क्रॉस कर जाता है और पुलिस उसे रोक लेती है और उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है
और वो उसको हवालात में डाल दिया जाता है। बड़ा ही दुखद वो दृश्य है, विभत्स क्या कहें उसके लिए, बहुत ही दुखद है, जहां वो स्त्री बच्चे को जन्म देती है और स्त्री भी मर जाती है, माँ भी मर जाती है, वो नवजात शिशु भी मर जाता है और उसके साथ 1 वर्ष 1.5 वर्ष की एक बच्ची भी है। तीनों लोग कमरे में बंद ही 4 दिनों तक रहते हैं और तीनों की मृत्यु हो जाती है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।